हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू ओपन स्टडी। मैं अनिल जादौन एक बार फिर से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया होंगे। मैं आप लोगों को बता दूं कि कल ये आप लोगों की क्लास नहीं हो पाई थी कॉज ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम। यूट्यूब की तरफ से कोई प्रॉब्लम थी, मेरी क्लास स्ट्रीम नहीं हो पा रही थी, तो मैंने ये क्लास लाइव नहीं ले पाई थी। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लास मैं आज दे रहा हूँ और बहुत अच्छे से कुछ क्वेश्चंस हैं जो एक या क्वेश्चन दो क्वेश्चन डिस्कस हो पाए थे, तो उसके बाद में स्ट्रीमिंग आउट हो गई थी। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे जो भी मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला था वो अभी डिस्कस कराता हूँ सभी लोगों को। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये क्लास एसएससी के हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीयू, स्टेनोग्राफर। उसके बाद एसएससी ही अब दिल्ली पुलिस का एग्जाम कराने वाला है, तो भाई साहब उसके लिए भी आप लोगों को कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़िए, डेली क्लास लीजिए, मजा आएगा। ठीक है, दूसरी चीज आप लोगों को बता दूं, एमटीएस का जो एग्जाम हो रहा है, जो अभी आने वाला है कुछ टाइम में, और जो सीएचएसएल का चल रहा है, इन दोनों एग्जाम को हमने टारगेट किया है। तो सीएचएसएल वालों का तो नहीं है, जहां तक है पार लगी जाएगी, नहीं लगेगी तो भी देखना पड़ेगा उनको। बाकी अब टारगेट करते हैं सीधे एमटीएस और दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम को। ठीक है, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी कराएंगे, टेंशन मत लेना। फिलहाल मैं आप लोगों को पेड बैचेस की जानकारी भी दे दे रहा हूँ। 599 एक्चुअल फीस होती है हमारे इंग्लिश के कंप्लीट फाउंडेशन बैच की। आप लोग ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर जाकर के वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कोई सा भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं। रीजनिंग का बैच है 399 रुपये में है। मैथ्स बाय अजय वेनीवाल सर 599 रुपये। खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, लाइफ टाइम वैलिडिटी है। और अच्छा, एक और अच्छी चीज़ है, इसमें कॉम्बो बैचेस भी हैं। अगर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं तो उनका भी जो है प्लान है। अगर आप लोगों को 20% डिस्काउंट चाहिए तो आप लोगों के लिए कोड है FLAT20। वहाँ पर एक कोड मांगेगा, कूपन कोड आप ये डाल दोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से सारी की सारी क्लासेस चलती हैं, एक बार डेमो भी देख सकते हैं सब कुछ। बाकी अब हम लोग क्लास की बात करेंगे कि आज की जो क्लास है उसके अंदर क्या होने वाला है, किस तरह के क्वेश्चंस हैं। उससे भी पहले मैं आपको बताऊं, हर क्लास की जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। तो टेलीग्राम चैनल हमारा ओपन स्टडी और इंग्लिश बाय अनिल जादौन। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन के जो है वहां पर एक ग्रुप भी बना हुआ है डिस्कशन के लिए। वीडियो को लाइक करना अभी कर लो फटाफट से, जिससे आपकी प्रेजेंट लग जाए, फटाफट कर दो। शेयर करना हर उस नए दोस्त को जो जिसको ओपन स्टडी के बारे में नहीं पता है, क्योंकि इंग्लिश सीखनी है ना। सबसे बढ़िया बात पता है क्या है, आगे बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये आपका काम है। कुछ काम आपके होते हैं, कुछ काम मेरे होते हैं। अगर दोनों लोग मिलकर के ईमानदारी से काम करेंगे तो मैं आपके काम आऊंगा, आप मेरे काम आओगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से आज की। और बीच में मैं बताऊंगा कि हमारे चैनल पर स्पेशल क्या है। सर हम आपके चैनल से क्यों पढ़े, आपसे ही क्यों पढ़े, उसका रीजन भी बताऊंगा। ठीक है, अभी फिलहाल पहले क्वेश्चन का आप लोग सही जवाब दोगे। आप लोग मुझे कमेंट करके, ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको किस चीज की जरूरत है, आप और किस तरह की क्लासेस चाहते हैं। कमेंट करिए, बातें बताइए, अपने अंदर क्या चल रहा है, आप क्या चाहते हैं वो बताइए। पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, इसमें ऊपर लिखा हुआ है, डायरेक्शन जरूर पढ़ा करो हर क्वेश्चन का आंसर करने से पहले। ये कह रहा है कि यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ, उसमें कुछ पार्ट हाईलाइटेड है और वो ग्रामेटिकल गलत हो सकता है। उसको इंप्रूव करके आप कोई सा भी एक ऑप्शन चूज करके उसका आंसर टिक कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो इसका रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गलती नहीं है तो लास्ट वाला ऑप्शन टिक कर लो, नो इंप्रूवमेंट वाला। लेकिन इसमें गलती तो है। एक बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हम टारगेट करते हैं वर्ब को। वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, ये दोनों एक प्रोनाउन के केस होते हैं। नाउन के कोई केस नहीं होते। नाउन सब्जेक्टिव केस में भी वही रहता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी वही रहता है। बट प्रोनाउन में क्या है, दोनों चीज चेंज हो जाती हैं। जैसे अगर यहां पर आई लिखोगे तो यहां पर मी लिखना पड़ेगा। अगर यहां पर आप हिम लिखोगे तो यहां पर ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ही सब्जेक्टिव केस होता है, हिम ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई सब्जेक्टिव केस होता है, मी ऑब्जेक्टिव केस होता है। ऐसे ही एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है हमारा हु, WH वर्ड होता है, लेकिन ये रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है हुम। और यहां पर इज जो है वो मेरे प्यारे साथियों क्या है, वर्ब है। तो वर्ब से पहले यहां पर जो प्रोनाउन है रिलेटिव प्रोनाउन, इसका कौन सा केस आना चाहिए आपके हिसाब से दोनों में से। आप मुझे बता दो कमेंट करके कि भैया हु आएगा या हुम आएगा। डेफिनेटली
तो मैं चाहता हूं कि हर क्वेश्चन को डिटेल में आप लोगों को समझाया जाए। भले ही क्वेश्चन कितना भी टफ हो, कितना भी लेंथी हो, कितना भी बड़ा, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके दिमाग में जो कुछ भी उसमें समझाया गया है वो आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए बस। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया होगा, जब ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और यहां पर वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, तो हुम को हटा दो, हु लगा दो, बात खत्म। अब यहां पर देख लो, हुज माई टीनेंट लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगा करके एक क्वेश्चन का आंसर सही कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। बात समझ में आ रही है? तो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारी सारी की सारी क्लासेस जितनी भी YouTube पर चल रही हैं, ओपन स्टडी YouTube चैनल पर, हमने अपने चैनल का मोनेटाइजेशन बंद कर दिया है, जिससे आप लोगों को किसी भी वीडियो पर ऐड नहीं दिखेगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पर ऐड नहीं दिख रहा है आज के टाइम पे YouTube पे, तो ये समझ लो आप लोगों के लिए 50% बेनिफिट तो यही हो गया, क्योंकि ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिस पर 20-20 सेकंड के 3 ऐड ना आते हों। लेकिन ये भी ज़्यादा दिन चलने नहीं देता है। यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि अगर आप मोनेटाइज नहीं भी करते हो तो वो कुछ दिनों के बाद, अगर आपका कंटेंट ज़्यादा होता है, तो अपनी तरफ से आपके कंटेंट को यूज़ करने के लिए वो अपनी तरफ से एड्स लगा देगा। ठीक है, तो ऐड आना भी शुरू हो सकते हैं, लेकिन हमारी तरफ से हमें कोई लालच नहीं है कि हमें यूट्यूब से पैसा कमाना है या कुछ भी कमाना है। आप आराम से पढ़िए, जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा आपकी वीडियो पे ऐड नहीं आएगा। अगर यूट्यूब की कोई पॉलिसी चेंज होती है, अभी फिलहाल तो नहीं आएगा, आप बेफिक्र होके बिल्कुल एप्लीकेशन की तरह पढ़ाई करिए। अगर आप लोग पेड कोर्स में नहीं भी हैं, यूट्यूब से डेली पढ़ते हैं और आपको लगता है कि ये इरिटेटिव है, डेली ऐड आते हैं, मैंने पूरी तरह से हर वीडियो के जितने भी जो मोनेटाइजेशन है वो बंद कर दिए हैं। ठीक है, किसी भी वीडियो पर ऐड नहीं आएगा। उसके बाद अगर कोई और पॉलिसी आती है तो मैं उसका भी इंफॉर्मेशन जो है बाद में आपको दूंगा। ठीक है, मजे से पढ़ाई करिए, बिल्कुल एप्लीकेशन की फील लेकर के। लेकिन आपको रेगुलर क्लास में आना है। जब भी कोई क्लास दिखे उसको पकड़ के बैठ जाओ, पूरी क्लास को देखो कंप्लीटली और बढ़िया तरीके से उसकी तैयारी करो। ठीक है, चलिए अगला सवाल कह रहा है भैया, क्या सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, जब भी आप एक्टिव से पैसिव बनाओगे तो एक बात का ध्यान रखना मेरे भाई, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये आपकी वर्ब है, और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है यहां पर इसने क्या कर दिया, वैसे इसका ऑब्जेक्ट सिर्फ इतना था, लेकिन सेंटेंस में चारों ऑप्शन में ही ऐसा कोई सेंटेंस नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं जिसमें सिर्फ इनफ फूड ही ऑब्जेक्ट हो। तो आप पूरा का पूरा जो है उसने ऑब्जेक्ट मान लिया है। ठीक है, तो उसको हमने बना दिया सब्जेक्ट। यहां तक जब भी आप एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हो तो एक्टिव पैसिव आपको सीखने पड़ेंगे, और एक बार अगर आपने एक्टिव पैसिव सीख लिया, हमारे फाउंडेशन क्लास में 13 क्लास हुई है एप्लीकेशन पर, जो पेड बैच चलता है हमारा फाउंडेशन कोर्स, उसमें 13 क्लास हुई है पैसिव वॉइस की, 13 घंटे की क्लास। और 13 घंटे की क्लास अगर आपने देख ली, ऐसा कोई एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे नहीं बने। ठीक है, बिल्कुल फाउंडेशन क्लासेस। अगर मुझे यहाँ पर कोई ऐसा स्टूडेंट देखता है जो एप्लीकेशन पर क्लासेस लेता है, वो ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में उड़ा देता है, क्योंकि मैंने वहां पर बता रखा है जब हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो हैज बीन या हैव बीन से चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान लेते हैं, तो वॉज कुक्ड एलिमिनेट हो जाएगा, हैड बीन एलिमिनेट हो जाएगा, विल बी एलिमिनेट हो जाएगा, बचा क्या, हैज बीन कुक्ड, बात खत्म। अब यहां पर गलती एक और चीज है, कुछ लोग कहते हैं कि सर यहां पर पीपल के हिसाब से हैज क्यों आ रहा है, हैव क्यों नहीं आ रहा। भाई ये हैज जो है वो फूड के लिए है, पीपल के लिए नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही पैसिव वॉइस हो जाएगा इस गिवन सेंटेंस का। क्लियर है? होप सो कि आपको बढ़िया तरीके से हर एक चीज बिल्कुल प्यार से समझ में आ रही होगी। समझाने की गारंटी पूरी मेरी है, आप बस मेरे पे छोड़ दो। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप कष्ट कर लो मेरी क्लास में आने के लिए। आपके बीच की बाधाओं को खत्म मैं कर दूंगा। अगर आपको ऐड परेशान कर रहे हैं, ऐड हटा दिए। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको हर एक चीज को डिटेल में समझाऊंगा। हाँ, जो कुछ भी पढ़ा रहा हूं वो पूरा समझ में आएगा। अगर एक्स्ट्रा और कुछ आपको लगता है कि मुझे डाउट है सर, मुझे बहुत सारी चीजें पढ़नी है, मुझे रेगुलर पढ़नी है, हर एक चीज पढ़नी है, मुझे फाउंडेशन कोर्स पढ़ना है, उसके लिए आपको एप्लीकेशन पर क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों को टारगेटेड प्रैक्टिस करा ही रहा हूं यूट्यूब पर, डेली क्लास लीजिए। आपको बस क्लास में आने का कष्ट करना है, बाकी सारी चीजें मेरे पे छोड़ दो। एक एक चीज को इंडिविजुअली मैं समझाता चलूंगा। ठीक है, इसका भी आपको पैसिव वॉइस बनाना है। कितने प्यार से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, देखो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, ये कह रहा है दे आर सेटिंग अप, ये तो मेन वर्ब हो गई। अ कारपेट रिसाइकलिंग फैक्ट्री, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इतना ऑब्जेक्ट है मेरे प्यारे। तो आपको क्या करना है मेरे भाई, इस ऑब्जेक्ट को बना दो सब्जेक्ट, अ कारपेट रिसाइकलिंग फैक्ट्री। अब यहां पर क्या है, इज आर एम प्लस आई एन जी, तो इसको हम चेंज करते हैं इज आर एम प्लस बीइंग से।
तो इज आर एम के अलावा अगर कोई और वर्ब आएगी तो वो सेंटेंस हो जाएगा गलत, यानी कि पहला ऑप्शन हट गया, दूसरा ऑप्शन हट गया और लास्ट वाला ऑप्शन भी हट गया। बचा क्या जिसमें इज आर एम प्लस बीइंग लगा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। कितना टाइम लगा मेरे हिसाब से तो 5 सेकंड या लास्ट 10 सेकंड लगेंगे। लास्ट 10 सेकंड में आप जवाब दे सकते हो। अब बताओ, एक एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन अगर आप 5 सेकंड में या 10 सेकंड में कर लेते हो तो आपके लिए कितनी अच्छी बात है अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि एसएससी सीजीएल, सीपीओ और स्टेनोग्राफर ये 3 एग्जामिनेशन ऐसे आते हैं जिसमें भरपूर इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 टॉपिक सबसे ज्यादा फेवरेट होते हैं। 20-20 नंबर के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वॉइस नरेशन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी फुर्ती इसी जोश के साथ। एक और सवाल है, एक और क्वेश्चन है, इसका फिर से आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो जवाब दीजिए आप लोग, थोड़ा सा सोचिए और बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सिंपल फॉर्मूला, हैज नॉट इनवाइटेड लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, टू द पार्टी एडवर्ब है। ठीक है, तो इसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया, सब जगह आई लिखा हुआ है। सीधे हैज और हैव का जो पैसिव वॉइस बनता है वो हैज बीन हैव बीन से बनता है। हेड वाला हट गया, वॉज वाला हट गया, एम वाला हट गया, बचा क्या ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन नंबर सी। कितना टाइम लगा, सच सच बताना कितना टाइम लगा? 5 सेकंड लगे, मुझे तो लग रहा है 5 सेकंड भी नहीं लगे होंगे। हैज और हैव, हैज या हैव में से कोई भी वर्ब आती है तो हैज बीन या हैव बीन से आप लोग उसको रिप्लेस करोगे। हाउ टू चेंज अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब इन पैसिव वॉइस आप लोगों को मैंने डिटेल में सिखाया है। अगर आप कह रहे हैं सर आप सब कुछ फ्री में नहीं एप्लीकेशन पर पढ़ाते हो, फ्री में क्यों नहीं पढ़ाते, तो भाई ऐसा कोई चैप्टर नहीं है सिवाय नरेशन को छोड़ के कि मैंने वो आपको नहीं पढ़ाया हो। जाकर के यूट्यूब पर चेक कर लेना। और बाकी की दूसरी जगह तो मैंने दूसरी कंपनियों में पढ़ाया है, पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ भैया, पिछले 5 साल से इतनी छोटी सी एज में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि इतने सारे लोग मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो ऐसे ही यूं ही कर रहे हैं, चलता फिरता नहीं हूं मैं, समझ रहे हो ना। हाँ, तो क्वालिटी दे रहे हैं हम लोग। 5 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, 5 साल में कम से कम 2 से 2-2.5 साल 3 साल तो लगभग मुझे यूट्यूब पे पढ़ाते पढ़ाते हो गया। तो बाकी के चैनल्स पे देखोगे तो हर एक टॉपिक, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने पढ़ाया नहीं है 2-2 3-3 बार। ठीक है, तो नरेशन ओपन स्टडी पर सिर्फ नरेशन को छोड़ के वॉइस की 2 क्लास दी है मैंने, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की। एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लास है जिसमें मैंने पेन और बोर्ड के सहारे से समझाया है, कुछ भी टाइप्ड मैटर नहीं था, एकदम कॉन्सेप्चुअल। और दूसरी क्लास थी जिसमें मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है। 2-2 घंटे की दोनों क्लासें अगर दोनों कंप्लीटली देख लेते हो तो 80 to 90% आपकी पैसिव वॉइस यहीं पर समाप्त, 80 to 90%। और क्या चाहिए भाई आपको। आगे बढ़ते हैं फुर्ती में। नेक्स्ट, आई विल कम टुमारो प्रॉमिस्ड विजया सॉरी, यहां विजया एक लड़की का नाम है क्योंकि आगे प्रोनाउंस सी लगाया है। ठीक है, तो ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे दिमाग में एक चीज सेट होती है, पहले वाली रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरी वाली रिपोर्टेड स्पीच। ऐसा नहीं है, जिसमें कॉमा लगा हुआ है, जो कॉमा के अंदर बंद है वो रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है डायरेक्ट स्पीच में बाद में भी लिखी जा सकती है, ठीक है, और पहले भी लिखी जाती है। लेकिन जब आप इसका इनडायरेक्ट बनाओगे ना तो रिपोर्टिंग वर्ब को पहले ही लिखना पड़ेगा। जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो रिपोर्टिंग वर्ब को पहले ही लिखना पड़ता है। लेकिन डायरेक्ट फॉर्म में आप कहीं पर भी लिख सकते हो, बाद में भी लिख सकते हो, पहले भी लिख सकते हो। वीडियो को अभी की अभी लाइक कर दो जल्दी से, जो भी मुझे देख रहा है फटाफट कर दो, जल्दी से थम्स अप बना दो और कमेंट करके बताओ क्लास कैसी लग रही है, मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो भाई साहब देखो, विजया प्रॉमिस्ड, इसको पहले लिख लो, सब में लगा हुआ है। उसके बाद दैट सब में लगा हुआ है, ठीक है, दैट तक सेम है। उसके बाद आई जो है वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और सी लगा दिया उसने सब जगह। बस आपको करना है विल को चेंज। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो टेंस चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच का, और वो टेंस जाता है सीधे पास्ट में। चाहे प्रेजेंट हो तो भी पास्ट में जाएगा, पास्ट हो तो भी पास्ट में जाएगा, फ्यूचर हो तो भी पास्ट में जाएगा, पास्ट हो तो बड़े पास्ट में चला जाएगा। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। लेकिन सर अगर पास्ट परफेक्ट हो तो कहीं नहीं जाएगा, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो भाई साहब यहाँ पर विल है तो विल का पास्ट वुड हो जाएगा। कहाँ पर है वुड, कहाँ पर है वुड, यहाँ पर भी है, बस यहाँ पर नहीं है। मतलब इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। अब इसमें मैच करो, कम है, कम है। द टुमारो लिखा हुआ है तो टुमारो का क्या हो जाता है, फॉलोइंग डे, है ना। द नेक्स्ट डे का फॉलोइंग डे होता है, सॉरी
द टुमारो का क्या होता है, फॉलोइंग डे, और फॉलोइंग डे का नेक्स्ट डे, समझ गए। तो यहाँ पर ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी फुर्ती में अगले सवाल का जवाब दोगे। ये आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। द फिल्म स्टेज विद यू, फिल्म स्टेज विद यू लॉन्ग आफ्टर यू आर फिनिश्ड वॉचिंग इट। बताइए भैया, ये फिल्म जो है वो तुम्हारे साथ लंबे समय तक रहती है जब तक आप इसको फिनिश नहीं कर देते हो। कहने का मतलब आप मुझे बताओ कि जब किसी डूअर सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हो, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब बी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस आपने पैसिव वॉइस में बनाया है तो उसका जो सब्जेक्ट होता है वो नॉन डूअर होना चाहिए, डूअर नहीं होना चाहिए। और अगर सब्जेक्ट डूअर है तो सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं बन सकता। तो इतना तो आपको पता चल गया भाई कि ये सब्जेक्ट जो है डूअर है, ये फिनिश हो नहीं रहा है, ये फिनिश कर रहा है फिल्म को। तो इतना तो आपको पता चल गया कि आर फिनिश्ड तो नहीं होगा, ये एक्टिव वॉइस में बनेगा। तो सेंटेंस का आंसर नो इंप्रूवमेंट तो नहीं होगा। हैड फिनिश्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में ही बनेगा, ये भी हट गया। या तो आर फिनिशिंग कर लो या फिर हैव फिनिश्ड कर लो। अगर आर फिनिशिंग करोगे तो फिनिशिंग वॉचिंग टीवी, और हैव फिनिश्ड वॉचिंग टीवी में आप कौन सा ऑप्शन टिक लगाओगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आर फिनिशिंग का मतलब हो जाएगा कि ये कर रहा है, लेकिन यहाँ पर आफ्टर लगा हुआ है। आफ्टर और बिफोर में आप लोगों को सिखाया था। अगर आप लोगों ने टेंस की वीडियो देखी है, टेंस चैप्टर की 8 घंटे की वीडियो मैंने अपलोड करी है भैया, जाकर के देख सकते हैं। टेंस की 8 घंटे की वीडियो ओपन स्टडी चैनल पर पड़ी हुई है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसमें मैंने सिखाया था इन केस ऑफ डबल एक्शन, जब 2 एक्शन होते हैं, और इसमें ट्रिक भी बताई थी आफ्टर और बिफोर। अगर बिफोर लगा है तो पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट है तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट है तो काम कंप्लीट हो चुका होता है, आफ्टर है तो बाद में लगाओ। परफेक्ट, समझ में आ गई मेरी बातें। तो उम्मीद है कि आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगला एक और प्यारा सा छोटा सा बढ़िया सा स्मॉल सा क्वेश्चन है, मजेदार सा क्वेश्चन है, आप मुझे जवाब दोगे। वोकैबुलरी, वोकैबुलरी का क्वेश्चन है भैया, फेवरेट टॉपिक है हमारा वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में ऐसे झंडे गाड़ रखे हैं कि चाहे तो सीजीएल हो, सीजीएल 2021 भाई साहब 100% रिजल्ट, इवन 100% रिजल्ट भी ये कोई ना कोई दे देता है। लेकिन सबसे बढ़िया बात है कि सीएचएसएल के 3 शिफ्ट में तो सीधे के सीधे एक क्लास से ही क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्लास हमारी, एक मैराथन क्लास थी वोकैबुलरी की, जो हमने जस्ट एग्जाम से पहले कराई थी। 3 से 4 घंटे की वीडियो था वो। उस एक वीडियो में से पूरी की पूरी वोकैबुलरी 3 दिन तक लगातार सारे के सारे शिफ्ट में आई है। और क्या चाहिए उसके बाद सीएचएसएल के बच्चे जितने भी हमारे पेपर देकर के आए, सारे के सारे कह रहे सर आपकी क्लास से बाहर कोई वोकैबुलरी है ही नहीं। तो वोकैब की तो आप टेंशन छोड़ दो, ठीक है। आप सपने में भी आप वही वोकैबुलरी पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हमारा एक तरीका है, पता है तरीका यह है कि आपको वो पढ़ाएंगे जो सच में वैल्यूएबल होगा। दुनिया गाली दे, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ढूंढ के लाएंगे वो चीज़, कम लाएंगे देर से लाएंगे वो चीज़ जो आपके काम आएगा। हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब पढ़ने का वक्त है, पढ़ाने का वक्त है। बातें से ज़्यादा नहीं, बातों से ना काम चलने वाला, ना मोटिवेशन से काम चल रहा, ना कॉमेडी से काम चलना। काम चलेगा सिर्फ पढ़ाई से, कंटेंट से, मैटर से, तरीके से, ठीक है। तो उस पर हम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं इस टाइम पे। एक सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है स्टूपेंडस। स्टूपेंडस का मतलब क्या होता है, देखो ये कहीं स्टूपिडिटी से रिलेट मत कर लेना, स्टूपिडिटी अलग होता है, स्टूपेंडस अलग होता है, ठीक है। तो स्टूपेंडस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसमें से आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। डायरेक्शन देखो क्या कह रहा है, वो पूछ रहा है एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब गिवन वर्ड में स्टुपेंडस वर्ड है जिसका मतलब होता है एकदम भव्य, सुंदर, अच्छा, शानदार, बढ़िया। समझ में आ गया, इसका मतलब होता है। अब देखो फंटास्टिक इसका सिनोनिम हो जाएगा, वंडरफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा, अमेजिंग इसका सिनोनिम हो जाएगा। चारों एक दूसरे के सिनोनिम हो गए। तो पहली चीज तो आपको ये लिख लेनी है कि सारे के सारे वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम है सिवाय ऑफुल को छोड़ करके। ऑफुल का मतलब होता है घृणापूर्ण, मतलब घिनौना, बेकार सा, घिनौना बोल सकते हैं। तो स्टुपेंडस होता है एकदम बढ़िया, बढ़िया, शानदार, भव्य, मजेदार, अमेजिंग, वंडरफुल, फंटास्टिक, सारे के सारे सिनोनिम्स हैं। बस ऑफुल जो है इसका डिफरेंट मीनिंग है, तो इसका ये ऑपोजिट मीनिंग हो जाएगा ऑफुल। क्लियर है भाई साहब?
तो आंसर आपको पता चल गया, वर्ड मीनिंग भी आपको पता चल गई। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके मीनिंग्स में मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, देखो, जबरदस्त, ठीक है, प्रशंसनीय, अद्भुत, और स्टुपेंडस का मतलब भी यही होता है, शानदार और भव्य। नेक्स्ट, ये है आपका कॉमन एरर का क्वेश्चन। आपको गलती पूछ रहा है कि बताइए, यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है मेरे भाई, ये रहा एक सेंटेंस लिखा हुआ है, द कैप्टन ऑफ द टीम वॉज वेरी क्रिटिसाइज्ड फॉर द क्वालिटी ऑफ हिज लीडरशिप। ये स्टेनोग्राफर की एग्जामिनेशन में पूछा गया है, स्टेनोग्राफर, स्टेनो 2018 के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में। एक एक वर्ड को अलग से हाईलाइट किया उसने, कि इसमें से पहला शब्द तो उसने हिज को हाईलाइट कर लिया है। क्या आपको यहाँ पर कोई गलती नजर आ रही है, या फिर यहाँ पर कोई द में कोई गलती आ रही है, इस वाले द में या इस वाले द में, या फिर फॉर में गलती नजर आ रही है, या फिर वेरी में कोई गलती नजर आ रही है? बताओ। आप लोगों को मैं इसको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा। मैं बार बार बोलता हूं कि मेरे दोस्त, मैं क्या कहूं आपको, जो कुछ भी आप कहना सुनना चाहते हैं वो मान लीजिए। मैंने आपको पहले भी बताया है कि चाहे तो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज जो होती है वो ज़्यादातर सेंस पर चलती है, ठीक है। सेंस पर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ सेंस पर चलती है, नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहां ना कोई कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, ना बहुत ज़्यादा लॉजिक तो होते हैं, लेकिन लोगों को नहीं पता चलते। जैसे अगर आप हिंदी बोलना चाहो तो हिंदी का एक बहुत बड़ा ज्ञाता भी आ जाए ना, तो भी आपकी लैंग्वेज को क्लैरिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको ना हर तरह की हिंदी आती है। आप उसको अपनी भाषा में क्या कुछ बोल के चले जाओगे, हिंदी का गणितज्ञ वैसे ही गणित लगाता रह जाएगा। समझ पा रहे हो? तो कहीं ना कहीं चीज़ों में भावनाएं भी जुड़ी होती हैं, सेंस भी जुड़े होते हैं। एक ही चीज़ को आप किसी दूसरे की भाषा में, कूट भाषा में बोल देते हो, हिंदी को ही थोड़ा सा अलग डिफरेंट तरीके से आगे पीछे वर्ड करके, तो भी तो बोल लेते हो ना हिंदी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि बिहेवियरली, लॉजिकली और सेंसिबली आप इस क्वेश्चन को समझो। यहाँ पर जो वेरी एक एडवर्ब है, हम लोग अब तक पढ़ते हैं कि एडवर्ब जो होता है वो एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, साथ के साथ एक वर्ब को भी क्वालिफाई करता है। बिल्कुल सही बात है, यूं तो एक एडवर्ब को भी एडवर्ब क्वालिफाई करता है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर हर एक एडवर्ब ऐसा नहीं होगा जो आपके इन तीनों को फॉलो करता हो। जैसे वेरी जो है वो कभी भी एक वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर सकता। वेरी स्पेशली एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वेरी के आगे ये जो है ना, क्रिटिसाइज्ड, दरअसल ये है तो पास्ट पार्टिसिपल, एक्चुअली ये एडजेक्टिव का काम कर सकती है, बट इसके आगे एक नाउन लिखा होना चाहिए जिसके लिए काम कर रहा हो, तब ये एडजेक्टिव हो सकता है ना। वेरी कंफ्यूज्ड क्वेश्चन, वेरी कंफ्यूजेबल क्वेश्चन, ठीक है। वेरी क्रिटिसाइज्ड पर्सन, ठीक है, बट यहां पर वॉज के साथ क्रिटिसाइज लिखा हुआ है, यानी कि ये जो मेन वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब की है। तो कहने का मतलब अभी फिलहाल ये वर्ब का काम कर रही है, तो वेरी जो है वो वर्ब को क्वालिफाई नहीं कर सकता। तो गलती आपको वेरी में ही करनी है। अब गलती तो आपको मिल गई, आंसर भी आपको मिल गया कि भैया डी इसका करेक्ट आंसर होगा, लेकिन प्रॉब्लम सर ये है कि आपने अभी इसको क्लियर नहीं किया कि असल में इसमें गलती क्या है। गलती आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो वेरी को हटा करके मच कर दो तो भी चल जाएगा, या फिर वेरी मच दोनों लगा दोगे तो भी चल जाएगा, और एक और तरीके से चल सकता है, आप इसमें से वेरी हटा दो तो भी चल जाएगा। लेकिन सेंटेंस के हिसाब से गलती इसी में है, गलती इसी वाले पार्ट में। तीन तरह से आप इसको सही कर सकते हैं, नो इशू। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल का जवाब दोगे आप। लग्जरियंट, लग्जरी से रिलेटेड है, और लग्जरी अगर आप लोग जानते हैं, लग्जरी कार, लग्जरी घर। लाइक करो वीडियो को जल्दी से फटाफट, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, जितने भी लोग हैं अपने दोस्तों को बता दें। आने वाले टाइम में ऑफर भी आने वाला है 299 का, फिर से एक और बैच आने वाला है, ध्यान रखना, जल्द आने वाला है 299 में। अपने दोस्तों को बता देना जितने भी लोगों ने पिछली बार नहीं ले पाया है, क्योंकि ऑफर जो 299 वाला होता है वो कुछ घंटे के लिए ही होता है, 24 घंटे, आखिरी 24 घंटे, 48 घंटे या 12 घंटे ऐसे चलता है। तो अगर कोई भी आपका यार दोस्त भाई बंधु हो, इसी मंथ नया जब बैच आएगा तो उस पर आप लोगों को स्टार्टिंग में 299 का ऑफर मिलेगा, कभी भी आ सकता है। फिर आप कहते हो कि सर हमें बताया नहीं था। व्हाट इज एन क्यों लगा दिया? व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड? यहाँ पर लग्जरियंट एक वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? देखो, लग्जरी जानते हो, लग्जरी का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसमें बहुत ज़्यादा सुख, आनंद, मौज मस्ती होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लग्जरी कहते हैं। तो लग्जरियंट का मतलब होता है प्रचुर,
मतलब मैंने कहा कि यार इसकी लाइफ एकदम लग्जरियंट है, मतलब कहने का इसके घर में बहुत ज़्यादा पैसा है, सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो इसकी लाइफ कैसी है, लग्जरियंट। और प्लेन का मतलब होता है साधारण, बैरिन का मतलब होता है एकदम बंजर, मीगर का मतलब होता है कमी या फिर कम। ठीक है भाई। तो लस जो वर्ड है इसका मतलब होता है ग्रीनरी या फिर हरा भरा बोल सकते हैं, हरा भरा या फलता फूलता बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारा गार्डन जो है ना फलों से एकदम भरा हुआ है, तो कहने का मतलब इसमें फल जो है प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब है। बाकी के तीनों वर्ड इनके थोड़े थोड़े से डिफरेंट मीनिंग है, मतलब ऑपोजिट मीनिंग बोल सकते हैं कि ये ऑपोजिट मीनिंग्स हैं। ठीक है, तो आंसर आपका बी। अगले सवाल का जवाब, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, जवाब देते चलना फटाफट फटाफट, मजा आना चाहिए। ओपन स्टडी एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोडेड होना चाहिए। आप लोगों को मैं फ्री में टेस्ट भी कराने वाला हूं, ठीक है। हाँ भाई, व्हेन यू वेंट टू अमृतसर यू मस्ट हैव डैश द गोल्डन टेम्पल। अगर आप जब भी कभी जाओ, कहाँ पर, अमृतसर मैं गया हूं, तो वहां पर आपको गोल्डन टेम्पल को क्या करना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड हमेशा किसी भी एक्सपीरियंस को किया जाता है। कोई आपने एक्सपीरियंस किया है कि आपने दारू पी ली, आपने कुछ और टेस्ट कर लिया, कुछ भी कर लिया, फिजिकली कुछ किया है आपने। ट्रैवल का मतलब होता है आप ट्रैवल करके आ रहे हो। ग्रीटेड मतलब किसी चीज़ की तारीफ करनी है। विजिट का मतलब होता है दौरा करना, किसी जगह को विजिट करके आना, किसी जगह का दौरा करके आना, वहाँ जा कर के निरीक्षण करके आना, घूम फिर के आना, देख करके आना। तो ऑब्वियसली सभी को पता होगा यू मस्ट हैव विजिटेड। आपको गोल्डन टेम्पल को बिल्कुल घूम के आना चाहिए। अगर आप जो है अमृतसर गए हो तो ऑब्वियसली जाना चाहिए। ठीक है, तो विजिट करना जो है यहाँ पर अप्रोप्रिएट वर्ड यहाँ पर फिल होगा। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं, एक और सवाल है। यहां आप लोगों से एक इडियम पूछा जा रहा है, ये लिखा हुआ है सेल क्लोज टू द विंड। सेल क्लोज टू द विंड मतलब बहुत से लोग होते हैं जो किसी भी खतरे को गले लगाने से नहीं डरते हैं, इवन वो उसके पास जाकर के काम करना पसंद करते हैं। जैसे किसी से बोलो कि भाई अगर आप तैर रहे हो, अगर आप नदी में नहा रहे हो तो थोड़ा अंदर मत जाना, डूब सकते हो, डूब जाओगे, बहुत गहरा पानी है। तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वो उसको तैरना आता है, तो वो कहता नहीं मैं तो यहीं जाऊंगा। इंप्रेशन, थोड़ा सा लोगों को इंप्रेस भी करना होता है ना। अगर इंप्रेस नहीं किया तो लाइफ में क्या ही किया तुमने, बताओ। तो चला गया थोड़ा सा अंदर, डूब गया। तो ऐसे लोग जो ऐसे हरकतें करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, इसी को सेल क्लोज टू द विंड बोलते हैं। कुछ लोग होते हैं पंखे के सामने ऐसे करके हवा खा रहे होते हैं, खुली पंखड़ी वाला जिसके आगे जाली नहीं है, ऐसे करके नाक में ऐसे टच हो जाता है, नाक कट जाती है, यहाँ से खून निकलने लगता है। ऐसा होता है, मेरे साथ कई बार हो गया है, लेकिन नाक से नहीं, हाथ वाथ से हो गया है। तो हाँ, डू समथिंग दैट इज लीगल और एक्सेप्टेबल नहीं, डू समथिंग दैट इज डेंजरस इवन इलीगल। अगर आपको पानी के अंदर जाने से मना किया जा रहा है और आप फिर भी जा रहे हो, तो एक तो वो इलीगल है प्लस खतरे से भरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, रुइंड। यहाँ पर रुइन की थर्ड फॉर्म है, यानी कि इसको आप पास्ट पार्टिसिपल की तरह यूज कर सकते हैं। ये आपका अभी फिलहाल एडजेक्टिव की तरह भी काम कर लेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह भी काम कर लेगा। आपको इसका ऑपोजिट मीनिंग बताना है, एंटोनिम बताना है। ठीक है, लोवर्ड इसका एंटोनिम होगा, अनइनहैबिटेड होगा, या मैंडेड होगा, या फिर डैमेज्ड होगा। ऑपोजिट मीनिंग बताना है। ठीक है, सोचो और अपनी तरफ से बोल के आंसर करने की कोशिश करो ईमानदारी से। ठीक है, सभी लोग ईमानदारी से आंसर। वीडियो को लाइक करो भाई, लाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग, सभी लोग वीडियो को लाइक करो। ठीक है, जितने भी लोग बाद में जुड़े हैं वीडियो को लाइक करो। आंसर हो जाएगा आपका मैंडेड। क्यों? क्योंकि रुइंड का मतलब होता है बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो गया। मैंड मतलब होता है किसी चीज को बनाना, क्रिएट करना, उसको सही करना, ठीक करना, सुधार करना। तो कोई चीज बर्बाद है तो उसको रुइंड बोलेंगे, और कोई चीज सुधरी हुई है उसको मैंडेड बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी, मरम्मत किया हुआ। एक होता है भैया लोवर्ड मतलब कम, लोअर प्राइस। एक होता है इनहैबिटेड, अनइनहैबिटेड, गैर आबाद, जहां पर कोई है ही नहीं है। और डैमेज्ड का मतलब होता है खराब, बिगड़ा हुआ। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगला क्वेश्चन।
ये आप लोगों का पैरा जम्बल्ड वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको PQRS अरेंज करने होते हैं। PQRS को मैंने ABCD करके लिख दिया है, आप कुछ भी लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। और ऊपर डायरेक्शन में लिखा हुआ है कि इन 4 सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस फिक्स है पहले वाला, उसको तो आप चेंज ही नहीं कर सकते, आपको बस 3 ऑप्शन चेंज करने हैं ये वाले, और वो भी चेंज तब करने हैं जब जरूरत लगे, ठीक है। तो बताओ कि इसमें से आप कौन से सेंटेंस को कौन से नंबर पे लगा करके एक एप्रोप्रिएट पैराग्राफ तैयार कर सकते हैं। एज द ट्रेन अप्रोच द सी साइड टाउन आई वेंट इन टू द कॉरिडोर टू स्ट्रेच माई लेग्स। जैसे ही ट्रेन एक सी साइड टाउन पर पहुंची, मैं बाहर गया कॉरिडोर के पास और मैंने अपनी लेग्स को स्ट्रेच किया। उसके बाद आप क्या लगाना पसंद करेंगे? क्या आई हैड मेट हिज अर्लियर, हिज आ गया, हिज आ गया मतलब यहां पर किसी व्यक्ति की बात पहले हो चुकी है तो ये इसके बाद नहीं आएगा। आई स्टेड देयर फॉर अ शॉर्ट वाइल, मैं कुछ समय के लिए वहां पर रुका। आई एक्सचेंज्ड अ फ्यू वर्ड्स, मैंने कुछ वर्ड्स एक्सचेंज किए विद वन ऑफ द पैसेंजर, एक पैसेंजर के साथ मैंने क्या किया, कुछ बातें करी। तो सबसे पहले सी आएगा, सी के बाद डी आएगा, फिर उसके बाद में आई हैड मेट हिज अर्लियर ऑन द प्लेटफॉर्म। देखो सी तो आना है, ठीक है। ए के बाद सी कहां पर है? ए के बाद सी यहां पर है और ए के बाद सी यहां पर है। तो आपका ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है? सी के बाद क्या आएगा? डी आएगा, एक्सचेंज, उसके बाद बी आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो समझ में तो आई गया होगा, बहुत छोटे लेवल के क्वेश्चन होते हैं। PQRS ऐसे चुटकियों में आप लोग आंसर कर दोगे। और PQRS सॉल्व करने का मैंने आपको एक निंजा टेक्निक भी सिखाया था, नहीं सीखा, नहीं पता, याद नहीं है, ओपन स्टडी चैनल को विजिट करना, ओल्ड वीडियोस में जाना, नीचे करके जाओगे तो मिल जाएगा। नहीं तो आप सर्च करना PQRS ट्रिक बाय अनिल जादौन सर, कुछ भी आप सर्च करो उसके आगे अनिल जादौन डाल देना, JADON, जॉर्डन बोलते हैं कुछ लोग, तुम लोग जादौन बोला करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। रोहित इज थिंकिंग टू बाय हिमसेल्फ अ न्यू कार। रोहित सोच रहा है एक नई कार अपने लिए लेने के लिए, खरीदने के लिए। तो आपको क्या लगता है, टू बाय सही है या इसकी जगह बाइंग होना चाहिए, या इसकी जगह टू बाइंग होना चाहिए, या इसकी जगह ऑफ बाइंग होना चाहिए? देखो टू बाइंग का तो कभी भी ऐसे हो ही नहीं सकता, कभी भी ऐसे तो हो सकता है लेकिन टू बाइंग नहीं होगा इसमें, सेंटेंस में नहीं होगा। टू के साथ आईएनजी नहीं लगाते हैं। अकेला बाइंग वैसे नहीं आएगा क्योंकि प्रपोजिशन के बाद ही जरंड लगा सकते हैं अगर एक वर्ब ऑलरेडी आईएनजी में लगी हुई है तो ये दो तो नहीं होंगे। ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि यहाँ पर थिंकिंग के साथ जैसे ही आप ऑफ लगा देते हैं ये एक फ्रेजल वर्ब की तरह काम करता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में सोचना, किसी भी चीज के बारे में सोचना, उसको हासिल करने के लिए सोचना, थिंक ऑफ समथिंग। तो थिंक ऑफ के बाद में जो भी वर्ब आएगी प्रपोजिशन के बाद आईएनजी यानी कि जेरेंट फॉर्म, तो यहां पर ऑफ बाइंग होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर माना जाएगा। थिंक ऑफ प्लस आईएनजी। थिंक ऑफ का मतलब होता है किसी भी काम को करने के लिए आप सोचना, ठीक है, किसी भी काम को करने की सोचना। आगे बढ़ते हैं फुर्ती में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इसका भी जवाब दोगे मेरे भाई। वी वर वोक अप इन द मिडल ऑफ द 8 बाय द साउंड ऑफ बर्स्टिंग क्रैकर्स। बताओ भाई सभी लोग। ये कॉमन एरर का क्वेश्चन है भाई। किसका क्वेश्चन है? ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है। कहां पर गलती है? एक तो उसने बाय को टेक किया है, बाय कहां पर है? ये रहा। एक उसने इन द मिडल को टेक किया है, इन द मिडल ये रहा। एक उसने वोकअप किया है तो वोकअप ये रहा, और एक है वर। तो देखो वी के साथ वर तो ठीक है, इसमें तो कोई गलती है नहीं, ये ठीक है। वोकअप में गलती है क्योंकि वेक मतलब जागना, वोक मतलब जागा, और वोकन ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब आप एक बात बताओ, इज, आर, एम, वॉज वर्ब के साथ अगर कोई मेन वर्ब लगी होगी तो या तो उसमें आ सकती है आईएनजी, इज, आर, एम, वॉज वर्ब के साथ एक्टिव वॉइस होगा तो आईएनजी लगा करके कंटिन्यूस फॉर्म बना सकते हो, या फिर आप इज, आर, एम के साथ में या वॉज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं
जिससे वो पैसिव वॉइस बन जाए। एक्टिव बनेगा या पैसिव बनेगा, ये तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होता है कि इज आर एम वॉज वर्ब के साथ आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दो, ये तो गलत ही हो जाएगा। तो गलती आपको पता चल गई, वो कब, आंसर आपको मिल गया सी। लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। अगर आप मेरी तरह सोचने लग गए, एक स्टूडेंट की तरह मैं सोचता हूं, तभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूं, तभी आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ जाता है। क्योंकि हर एक छोटी चीज को भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। हर तरह का स्टूडेंट हमें देख रहा है। हो सकता है एक ऐसा स्टूडेंट आया हो जो अभी अभी ज्वाइन किया है, यूट्यूब पर बेचारा नया है, वो ढूंढ रहा है कि कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो मुझे सिखा सके, घर बैठे मुझे फील होने लगे कि हाँ, हम यूट्यूब से या मोबाइल फ़ोन से कैसे भी करके यहाँ पर पढ़ सकते हैं घर बैठे। ये सच्चाई है, वो बिलीव नहीं करता, सच्चाई नहीं है ये उनके हिसाब से। जो नए लड़के आ रहे हैं, नए स्टूडेंट आ रहे हैं, उनको लगता ही नहीं है कि ऐसे कभी पढ़ाई हो सकती है। उनको लगता नहीं, जब तक टीचर हमारे सामने होगा तभी तक पढ़ाई होगा। सच्चाई भी है, लेकिन यह डिपेंड करता है टीचर के ऊपर कि अगर वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे पा रहा है और अच्छे से ईमानदारी से वो पूरी चीज़ पढ़ा रहा है, तो ये सच है कि स्टूडेंट को घर बैठे शिक्षा मिल रही है, मिल सकती है पूरी तरह से, बढ़िया तरीके से, बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस की तरह। ये सच है, हकीकत है, भरोसा करो इस चीज़ पे। जितने भी ओपन स्टडी के पेड क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट हैं, सारे के सारे सेटिस्फाइड है। इवन अभी तक एक सिंगल डाउट सेशन नहीं लगा, लेकिन किसी के डाउट्स नहीं है। रेयरली किसी का डाउट आता है तो वो लोग टेलीग्राम, कॉल या फिर व्हाट्सएप पर क्लियर कर लेते हैं छोटे मोटे, ठीक है। बाकी उनको लगता ही नहीं है कि हाँ सच में पढ़ाई हो सकती है और हो रही है, सबके सब खुश हैं। तो यहाँ पर जो वोकअप लिखा हुआ है, इसकी जगह आपको वोकन अप करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है बाय द साउंड ऑफ बस्टिंग क्रैकर्स। जो क्रैकर्स जो थे, पटाखे की आवाज़ थी ना, उनसे हम लोगों को जगाया गया। तो सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट, ये आपका फिर से एक और ईडियम लिखा हुआ है। यहाँ पर एक मुहावरा है, एक ईडियम है, जिसका आपको सवाल जो है जवाब देना है। इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग हिंदी में भी मैं आपको समझा दूंगा, इंग्लिश में भी समझा दूंगा, ठीक है। फारसी मुझे आती नहीं है, तमिल तेलुगु आती नहीं है। ट्विस्ट समवंस आर्म। मैंने कहा कि चलो आप ये काम करो, या फिर आपने किसी अपने दोस्त से कहा कि भाई ये वाला काम कर दे, उसने कहा मैं नहीं कर रहा, और आप उससे बड़े, आपने ताकतवर हो, आपने उसका बाजू लिया, ऐसे करके मरोड़ दिया, बता करेगा? तो चीखते हुए चिल्लाते कहता है हाँ कर दूंगा। तो जब आप किसी से कोई ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, उसकी आर्म यानी कि उसकी भुजा को, उसके हाथ को मरोड़ के, ट्विस्ट समवन्स हैंड, मतलब किसी काम को आप फोर्सफुली करवा रहे हैं। टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, किसी व्यक्ति को फोर्स करना कुछ काम करने के लिए, बाय मेकिंग इट हार्ड, बाय मेकिंग इट हार्ड फॉर देम टू रिफ्यूज। अगर उसने मना किया है तो जबरदस्ती आप उससे काम करवा रहे हैं, जबरदस्ती, फोर्सफुली। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसका अगर मीनिंग पता होगा तो सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप सारे के सारे ऑप्शंस पढ़ने बैठ गए ना, खत्म हो जाओगे। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑल्टरनेटिव that will improve the underlined part of the sentence. In case there is no improvement, select no improvement. The western disturbances blowing towards North India are colder as before. पहले और अब की बात हो रही है, यहाँ पर कंपैरिजन की बात हो रही है। The western disturbance blowing towards North India are colder, मतलब कि अभी कैसा है भाई? कोल्ड है, कोल्ड है। देन बिफोर, पहले की अपेक्षा। एज नहीं आएगा, कंपैरिजन की बात हो रही है भैया, कंपैरेटिव डिग्री है, तो एज नहीं आएगा, आपको यहां पर देन लगाना पड़ेगा। एज तब आता है जब सेंटेंस आपका पॉजिटिव डिग्री में बना हो, एज पॉजिटिव डिग्री एज। लेकिन यहां तो कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन लगाना पड़ेगा। मोर कोल्डर देन, या फिर आर कोल्डर देन। ऑप्शन नंबर डी, डी सही है। मोर कोल्डर तो दोनों एक साथ आएंगे नहीं, यहां पर भी कंपैरेटिव, यहां पर भी कंपैरेटिव, ये तो आंसर ही गलत हो जाएगा। ये गलत है, ये गलत है, ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, पैराजंबल का क्वेश्चन है भैया, यहां पर आपको फिर से जवाब देना है, ठीक है। देखो ऊपर लिखा होता है कि ऑप्शन नंबर ए जो है, गिवन below are 4 sentences, 3 of which are jumbled. Pick the option that gives the correct. मतलब पहला तो सेम है, ए तो सब में है, बस 3 आपको सेट करने हैं ये वाले। इनको कैसे सेट करोगे जरा बता दो।
इज देयर अ केमिस्ट नियर बाय, क्या यहाँ पर कोई एक केमिस्ट की दुकान है आसपास? ठीक है, किसी ने पूछा है ये किसी से, अब आप बताओगे यहाँ पर, यू विल फाइंड अ बिग केमिस्ट सोप 100 meters अप द रोड ऑन द राइट हैंड साइड। यस मैडम। तो इसके बाद उसने पूछा है, किसी ने क्वेश्चन किया है, किसी ने आंसर किया है। यस मैडम है, किसी मैडम ने पूछा है कि कोई केमिस्ट की दुकान है। तो इतना पता चल गया भैया, ए के बाद सी आना है, पेयर बन गया। पेयर बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। ए के बाद सी यहाँ पर है, यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, नहीं है, यहाँ पर है, नहीं है, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आपको मिल गया यस मैडम, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर ए। कितना अच्छा लग रहा है बताओ, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इतना इजीली आप लोगों को समझा रहा हूं। तो मैं उम्मीद भी करता हूं कि आपको हर एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, और अगर समझ में आ रही है तो कमेंट करो, ऑफलाइन कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ रहा है या नहीं, फंटास्टिक लग रहा है, बढ़िया लग रहा है या नहीं। जवाब दो मुझे कमेंट करके। जितने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है, जिसने भी, फटाफट से कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर किसी को भी फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो आप लोग ओपन स्टडी एप्लीकेशन पर जाकर के फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। फ्लैट 20 कोड लगाने पर 20% डिस्काउंट भी चल रहा है। ठीक है, और इसी मंथ नया बैच आने वाला है, उस पर आप लोगों को बहुत भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। 299 में बैच मिलेगा आप लोगों को, रिकॉर्डेड बैच। ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड। तो आने वाले टाइम में आप लोग अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर देना, फिर बाद में कहते हो कि सर मेरा एक दोस्त है, उसका भी कर दो ना, ऑफर का टाइम खत्म हो गया है, बड़ा जिगरी दोस्त है, मैंने उससे बोल दिया, बड़ी बड़ी बातें बोल दी, सर से मेरी जान पहचान है, मैं करवा दूंगा। तो अभी से तैयार रखना अपने दोस्त को, जान पहचान की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है आपको। एलिस इंक्वायर्ड एट व्हाट टाइम इज द टैक्सी कमिंग। भाई साहब एलिस ने इंक्वायरी ली है, एट व्हाट टाइम द टैक्सी तक तो ठीक है, और इससे आगे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहां पर इज है, इज आर एम को वॉज वर्ड से रिप्लेस करते हैं, सिंपल। वॉज और वॉज यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए है इकलौता जो इसका सही जवाब। अगर आप की पॉइंट से काम करो, वीक पॉइंट पे काम करो, ऐसी चीज पकड़ लो, नस पकड़ लो क्वेश्चन की कि भाई यहां से जाएगा नहीं तो ये यहां से पकड़ लेंगे, दम घोंट देंगे तेरा, आगे नहीं बढ़ने देंगे। सिंपल सी बात है, एसआरएम को वॉज वर्ड से रिप्लेस करना है, इकलौता ऑप्शन है जिसमें वॉज दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। मात्र 5 सेकंड यार, डरना मना है। नरेशन और वॉइस के क्वेश्चन से डरना बिल्कुल भी मना है, डरोगे नहीं। मात्र 5 सेकंड दे देना, क्वेश्चन को आंसर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पहले से 10-10 क्लास की क्लासेस लेनी पड़ेंगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आज की क्लास का, सभी लोग ध्यान से इसका आंसर करिएगा। ईडीएम पूछ रहा है आप लोगों से, गेट डाउन टू ब्रास टॉक्स, बताओ इसका आंसर क्या होगा। गेट डाउन टू ब्रास टॉक्स, टू डू वट एवर इट टेक्स टू अचीवमेंट, टू स्टैंड एट द लोएस्ट स्टेप, टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट, और टू टेल समवन ओनली व्हाट दे नीड। हाँ, ये इसका आंसर सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी, टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक फैक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन। किसी एक सिचुएशन, किसी एक मुद्दे की हर एक चीज को बयां करना, बोलना, समझाना, इसको बोलते हैं टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक फैक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन, कि असल में यहाँ हुआ क्या, कैसे हुआ, और इसका बेसिक जो है फैक्ट्स क्या है, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सब चीज़ों की जो जानकारी देना होता है उसी को गेट डाउन टू ब्रास टास्क्स बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं, ये ऑप्शंस आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये मत सोचना कि सिर्फ टिट फॉर टैट, हॉट पोटैटो, काउच पोटैटो यही आपके एग्जाम में आएंगे। इनके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं। लॉलीपॉप खाना है तो फिर आप थोड़ी दिनों के बाद गाली भी दोगे मुझे और मुझ जैसे टीचर्स को, लेकिन मैं आपको लॉलीपॉप नहीं खिलाना, मैं आपको करेले का जूस पिलाना चाहता हूं, भले ही कड़वा होगा लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होगा। करेले का जूस ये भी है जो हर किसी को हजम नहीं होता, क्योंकि उसको लगता है कि सर लूट रहे हैं। लूटने वाले और हैं, लूटने वाले वो हैं जो आप लोगों को 1500 रुपये में यही चीज़ प्रोवाइड कराएंगे, उनको बोल सकते हो, जो कि मात्र 6 महीने या 1 साल की आपको वैलिडिटी देंगे। हम मात्र 599 रुपये, जिसमें से 300 रुपये का तो एक बच्चे का मेंटेनेंस चार्ज होता है,
एक बच्चे का, वो भी 6 महीने तक का, उसके बाद फिर से हमें डबल पे करना होता है, समझ रहे हो। तो याद रखना इसमें बहुत बड़ी, इसमें आप लोगों को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। इसमें फैसिलिटीज़ ये होती हैं कि आप लोग कभी भी क्लास ले सकते हैं, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ, टाइपिंग वाइपिंग का सब कुछ इसी में इंक्लूडेड होता है। ऊपर से आप लोगों को एड्स नहीं आएंगे, आपको एड फ्री क्लासेस मिलती हैं, सेपरेट एनवायरनमेंट मिलता है, ठीक है, एकदम बढ़िया कोऑपरेशन मिलता है, समझ रहे हो ना। तो ये कुछ फैसिलिटीज़ आप लोगों को दी जाती हैं, सिर्फ उसका चार्ज है। पढ़ाने का तो यार क्या ही चार्ज है, समझ लो। आप भी कुछ ना कुछ उम्मीदें लेकर के काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और हम भी कुछ ना कुछ उम्मीदें लेकर के काम कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और उम्मीद ये भी है कि आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके ओपन स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पर, ठीक है। ओपन स्टडी टेलीग्राम चैनल है हमारा, अभी ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ तुरंत क्लास के बाद मिल जाएगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर।